केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से की मुलाकात। हरियाणा में बढ़ते नशे पर रोक लगाने के लिए बैठक का किया आयोजन। युवा महोत्सव में कल प्रधानमंत्री करेंगे शिरकत। भारत के विकसित होने का रोड मैप होगा तैयार और युवाओं से करेंगे बात। वहीं विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज युवाओं को करेंगे मार्गदर्शन। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना कर मुख्य अतिथि के रूप में भूमिका निभाई। वहीं कन्नौज में भीषण हादसा हुआ है। रेलवे स्टेशन की निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है जिसमें 30 से 35 मजदूर जो है वो दबे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम लात्रा, आप देख रहे हैं दिन भर। जी हां, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आज जो खबरें जो दिन भर रही, जो मुख्य हाईलाइट रही दिन भर विभिन्न सोशल मीडिया पर या मीडिया के जो विभिन्न माध्यम उनके ऊपर हम उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले खबर आती है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भारत के गृह मंत्री अमित शाह की बैठक की। जी हां, हरियाणा में के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है वो उनके साथ मीटिंग की है दिल्ली में, और बैठक के दौरान हरियाणा में बढ़ रही ड्रग्स तस्करी को लेकर जो है विशेष चर्चा की गई है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी इस पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने इस साल 294 किलो हेरोइन और चरस बरामद की है। मीटिंग में अमित शाह ने हरियाणा सहित 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर चर्चा की। अमित शाह ने मीटिंग में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ड्रग तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है, जिसके तहत लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक देश को नशा मुक्त कर दिया जाएगा। बैठक में MANAS पोर्टल पर चर्चा की गई। MANAS पोर्टल पर के लिए कहा गया है कि जिसके जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की टीम एक दूसरे के साथ रियल टाइम जानकारी देंगे। इसके अलावा बैठक में नार्कोटिक्स समन्वय तंत्र NACORD पर भी चर्चा की गई। बैठक में राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की कार्यक्षमता को मजबूत करने के लिए फैसले लिए गए। ड्रग से जुड़े केस को जल्द निपटाने के लिए NDPS अदालतों की स्थापना पर भी चर्चा की गई। बैठक में सीएम सैनी ने कहा कि नशा तस्करी से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उनकी फोरेंसिक साइंस लैब रिपोर्ट 15 दिन में तैयार कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से ट्रायल में तेजी आएगी, बल्कि सजा की दर बढ़ने में भी मदद मिलेगी। सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए गांव में 5150 ग्राम प्रहरी तथा वार्ड प्रहरी नियुक्त किए गए हैं। ग्राम प्रहरी और वार्ड प्रहरी गांव में नशा बेचने वालों पर नजर रखेंगे। इसके बाद अगली खबर है वो है युवा महोत्सव की। युवा महोत्सव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि भारत की युवा शक्ति को नमन है। कल 12 जनवरी एक बहुत खास दिन है क्योंकि यह स्वामी विवेकानंद की जयंती है। इस अवसर पर मैं पूरा दिन अपने युवा मित्रों के साथ विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 में बिताऊंगा। बातचीत और दोपहर के भोजन के दौरान हम विकसित भारत के निर्माण के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि भारत मंडप में शुरू हुए युवा महोत्सव में जो है इस बार विकसित भारत युवा नेता संवाद के रूप में नई अंदाज और नई परिवर्तन स्वरूप पेश किया गया है। महोत्सव में शनिवार को सचिन बंसल, प्रत्यूष कुमार, रामोलो राम, रोनी स्क्रूवाला, OP चौधरी, डॉक्टर सरिता अहलावत, रितेश अग्रवाल, बाइनचुंग भूटिया, सुहेल नारायण, पवन गोयनका, अनिकेत दबे, अमिताभ कांत, इसरो प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ, छवि राजावत, कल्पना सरोज, आनंद कुमार, मल्हार कलाम्बे, पालकी शर्मा, जानवी सिंह सरीखी हस्तियों ने युवाओं का मार्गदर्शन किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में जो है वो कल शिरकत करेंगे। रविवार को युवाओं के से 2047 के विकसित भारत के रोड मैप के बारे में जानकारी लेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के साथ युवाओं की जो आपस में जो वार्तालाप रहेगी उसका जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो है महिला सशक्तिकरण, विकसित भारत, डिजिटल भारत, खेलों में श्रेष्ठता जैसे 10 विषयों पर प्रेजेंटेशन देखेंगे। भारत मंडप में शुक्रवार से शुरू हुए महोत्सव में इस पहल का मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है द्वारा भारत के जो युवाओं का है उसको भविष्य को लेकर भागीदारी को सुनिश्चित करना है। इसके बाद अगली खबर है वो उत्तर प्रदेश से है। जी हां, रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पंचामृत अभिषेक के साथ रामलला श्रृंगार व पीतांबर वस्त्र में सोने के तार के साथ जो है वो पूजा अर्चना की गई। सीएम योगीनाथ ने मुख्य रूप से पूजा में भाग लिया। इस 3 दिवसीय प्रतिष्ठा जो है द्वादशी के उत्सव उल्लास
शनिवार से जो है वो सलगने लगा। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा लेकर पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों को बहुत उत्सव होना है। सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष से यह मंदिर बना है। हमारी संस्कृति और अध्यात्म की महान धरोहर है। मुझे विश्वास है कि यह दिव्य भव्य राम मंदिर विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में एक बड़ा प्रेरणा बनेगा। वहीं पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस जो है कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने अंगद टीला पर पहली बार श्रद्धालुओं और मेहमानों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस ओर देश आगे बढ़ रहा है, हम सब उसका हिस्सा बने। सत्य को अधिक दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। अयोध्या जैसी ही सुविधा प्रयागराज में भी है। उन्होंने कहा कि आपकी श्रद्धा है तो ईश्वर भी आपको शक्ति देते हैं। इस अवसर पर 6 साल के धावक मोहब्बत सिंह जो है वो पंजाब से दौड़ लगाकर अयोध्या पहुंचे। यहां प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सम्मानित भी किया। इसके बाद अगली जो खबर आती है वो आती है कन्नौज में हुए भीषण हादसे की। जी हां, कन्नौज में रेलवे स्टेशन के निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई है। इसके मलबे में 30 से 35 मजदूर दबे होने की आशंका जताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि रेलवे स्टेशन के पास अमृत भारत योजना के तहत एक बिल्डिंग बन रही थी। शनिवार दोपहर करीब 2:20 पर यह इस बिल्डिंग का जो है वो लेंटर गिर गया। हादसे के बाद मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। करीब 40 मजदूर जो है वो इसमें दबे होने की संभावनाएं हैं। इसमें 24 मजदूरों को निकाल लिया गया है और उन्हें मेडिकल सुविधाएं दी गई हैं। सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बारे में सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी व एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची और तुरंत जो है उन्हें निर्माणाधीन बिल्डिंग से बाहर निकालने का प्रयास किया गया। इस हादसे को लेकर जो है लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। वही इसके लिए एक जांच कमेटी भी बनाई गई है जिसमें मुख्य इंजीनियर, प्लानिंग एवं डिजाइन, अपर मंडल रेल प्रबंधक, इज्जत नगर एवं मुख्य सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल आदि इसमें शामिल रहेंगे। और ये जो कमेटी है ये अपनी रिपोर्ट देगी कि हादसे की असल वजह क्या रही और किसकी जो है यहाँ खामियां रही। इसके बाद अगली खबर आ रही है वो कोरोना जैसे महावायरस HMPV की है। जी हाँ, HMPV जो वायरस से है देश में 15 केस हो गए हैं। कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन वायरस HMPV के देश में कुल 16 मामले हो चुके हैं। शनिवार को आसाम में पहला केस सामने आया है। यहां 10 महीने का एक बच्चा पॉजिटिव पाया गया है। बच्चे का डिब्रूगढ़ में असम मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जाती है। इसको लेकर डॉक्टर ध्रुव ज्योति भूया ने बताया है कि बच्चे को 4 दिन पहले सर्दी जुकाम के लक्षणों के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। इसके अलावा पुंडुचेरी में भी एक 3 साल के बच्चे को जो है वो HMPV का पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन वह अब पूरी तरह से ठीक है। माफ कीजिए, देश में HMPV के सबसे ज्यादा 4 मामले गुजरात में हैं, महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक में 2, तमिलनाडु में 2, यूपी, राजस्थान, असम और बंगाल में 1-1 केस सामने आया है। वहीं HMPV के केस बढ़ने के साथ साथ राज्यों ने सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। वहीं गुजरात के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को HMPV के केसों पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद अगली खबर आ रही है वो है दिल्ली शराब नीति पर। जी हां, दिल्ली शराब नीति पर कैग की रिपोर्ट लीक हुई है। विधानसभा चुनाव से ठीक 25 दिन पहले दिल्ली में शराब नीति को लेकर कैग की जो रिपोर्ट है वो लीक होने की बात सामने आ रही है। इसमें सरकार को 2026 करोड़ रुपए का जो है रेवेन्यू लॉस होने की बात कही जा रही है। इंडिया टुडे ने दावा किया है कि रिपोर्ट की जो कॉपी उसके पास है, रिपोर्ट में बताया गया कि शराब नीति में काफी गड़बड़ियां थी, जिनमें लाइसेंस देने में खामी भी शामिल है। इसके साथ ही आप लीडर्स को कथित तौर पर घूस के जरिए फायदा भी पहुंचाया गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अगुवाई कर रहे थे उसने एक्सपर्ट्स के पैनल के सुझावों को खारिज कर दिया था। कैबिनेट ने नीति को जो है मंजूरी दे दी थी और कई अहम फैसलों पर तब के उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं ली गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतों के बावजूद भी सभी को नीलामी की बोली लगाने की मंजूरी दी गई थी। जिन्हें घाटा हुआ था उन्हें भी लाइसेंस दिए गए या रिन्यू कर दिए गए थे। कैग रिपोर्ट को अभी दिल्ली विधानसभा में रखा जाना बाकी है। वहीं दिल्ली में 2021 की शराब नीति लागू की गई थी। इसमें जो है लाइसेंस आवंटन को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए थे। आपको बता दें कि कोविड प्रतिबंधों के बावजूद भी जनवरी 2022 में लाइसेंस शुल्क के रूप में 144 करोड़ रुपए की छूट रिटेल लाइसेंस धारियों को कैबिनेट की मंजूरी लिए बिना ही दे दी गई थी। जिन
वार्ड में शराब खोलने की अनुमति नहीं थी, वहां भी शराब की दुकानों के लाइसेंस बांटे गए। यह फैसला भी उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना लिया गया। विवाद के बाद नीति वापस लेनी पड़ी और वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी जो है मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इसके ऊपर आरोप लगे और उन दोनों को जो है जेल भी जाना पड़ा। फिलहाल वो दोनों जमानत पर हैं, आप सभी को पता है। वहीं केजरीवाल पर भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने इस मामले को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पाठशाला के बदले मधुशालाएं बनी हैं, झाड़ू से दारू पर आ गए हैं। ये अपने आप में जो है ये जो विवाद आया है, इसके बाद जो कैग की रिपोर्ट आई है, इसके बाद राजनीतिक टिप्पणी ये पहली आ रही है। इसके बाद अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवक विलास फडणवीस की स्मृति में आयोजित जो है पुरस्कार समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने शरद पवार को चाणक्य कह दिया। शरद अजीत के एक होने पर चर्चा पर उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार की तारीफ करते हुए उन्हें राजनीति का चाणक्य बताया है। दरअसल पवार ने 9 जनवरी को आरएसएस की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि आरएसएस की वजह से भाजपा चुनाव जीती है, हमें भी उनके जैसा काडर बनाना होगा। फडणवीस ने कहा कि शरद पवार चाणक्य हैं। उन्होंने महसूस किया होगा कि लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की ओर से फेक नैरेटिव फैलाया गया था, जो विधानसभा चुनाव में पंचर हो गया। पवार को पता है कि यह शक्ति यानी कि आरएसएस लगातार राजनीति नहीं करती, यह राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रही है। कई बार अपने विरोधी की भी तारीफ करनी पड़ती है। इसी वजह से आरएसएस की तारीफ उन्होंने की होगी। उन्होंने शरद पवार को लेकर यह बात कही है। उन्होंने कहा कि शरद पवार और उनके भतीजे डिप्टी सीएम अजीत पवार की जो एक होने की जो चर्चाएं चल रही हैं, उसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया है कि पिछले 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी घटनाएं घटी हैं, उसे यह समझना चाहिए कि राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। उद्धव वहां कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, अजीत यहां आ सकते हैं। कोई अगर दावा करे कि ऐसा नहीं होगा, तब राजनीतिक परिस्थितियां तुम्हें कहां ले जाकर बिठा देंगी, इसका भी भरोसा नहीं है। अपने आप में जो देवेंद्र फडणवीस ने जो बातें कही हैं, ये अपने आप में बड़े मायने दे रही हैं। हालांकि राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है और यहाँ किसी भी तरह की कोई भी जो है अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। इसको लेकर जो है जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वहीं अगली खबर जो है वो आ रही है पंजाब से। जी हाँ, पंजाब में जो है आपके विधायक की गोली लगने से मौत हुई है। जानकारी अनुसार देर रात पिस्टल साफ करते हुए जो है अचानक उनसे से फायर हुआ और गोली जो है उनके सर के आर पार हो गई। पंजाब में लुधियाना वेस्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी की शुक्रवार की रात को जो है ये दुखद मौत हुई है। उनके अंतिम संस्कार में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे। पुलिस इस मामले की जो है वो जांच कर रही है, लेकिन प्राथमिक तौर पर यही माना जा रहा है कि जो पिस्टल साफ करते हुए ये हादसा हुआ है। इसके बाद अगली खबर आ रही है वो हरियाणा से है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंडलायुक्त और जिला उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने उपायुक्तों और मंडलायुक्तों को जो निर्देश दिए हैं कि आम जनता से जुड़े कार्यों में अधिकारी विशेष ध्यान देकर तीव्रता से दिखाएं और समयबद्ध तरीके से आम जनता के जुड़े कार्यों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनसंपर्क बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा जनता से संवाद स्थापित करें। कार्यालय के अतिरिक्त कैंप ऑफिस और रात्रि ठहराव के दौरान जनता से अवश्य मिलें और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से संबंधित आ रही समस्याओं का तुरंत निवारण भी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अंत्योदय के ध्येय पर चलते हुए वे पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। बैठक में मुख्य सचिव विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं उससे अगली खबर आ रही है वो सिंचाई एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी की है। जी हां, उदयपुर में चिंतन शिविर में वो शामिल हुई हैं। इस दौरान सभी राज्यों महिला एवं बाल विकास मंत्री के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल भी जो है इसमें शामिल हुए। भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई और इस दौरान जो है वो सिंचाई एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने भी जो है अपने विचार रखे और शिविर जो चिंतन शिविर में शामिल हुई है। इसके बाद खबर आ रही है सड़क दुर्घटना की, जिसमें डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने जो है वो घायलों की मदद की है। जी हां, जींद जिले के जुलाना खंड के गांव गतौली के पास कार और कैंटर की टक्कर हुई, जिसमें 5 लोग घायल हुए। डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा दिल्ली के रास्ते जींद आ रहे थे, तभी उन्होंने हादसा देखा तो तुरंत अपने काफिले को रुकवाया।
कार में सवार 2 युवक और कैंटर में सवार 3 लोग इस हादसे में घायल हो गए थे। जींद से विधायक और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिडानी ने तुरंत अपनी गाड़ी में मौजूद फर्स्ट एड किट से घायलों का प्राथमिक उपचार कराया और उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद अगली खबर आ रही है, वो झज्जर से है। झज्जर में शुक्रवार को सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जो है वो दिशा की बैठक ली थी। इस बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा है। सांसद ने शुक्रवार को जो है मीटिंग के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में आप पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल द्वारा जाटों को आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर मोदी सरकार को लिखी गई चिट्ठी केजरीवाल को लेकर उन्होंने कहा कि केजरीवाल को पहले यह बताना चाहिए कि आखिर चुनाव के दौरान ही उनको इस प्रकार की बातें क्यों याद आती हैं। सच्चाई तो यह है कि हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव हैं उनमें केजरीवाल की पार्टी को गठबंधन का धर्म नहीं याद आया और उसने यहां पर एक तरह से भाजपा की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा। प्रदेश की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। कांग्रेस दिल्ली विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन करने वाली है, उनका यह कहना है। इसके बाद अगली खबर भिवानी से आती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने भिवानी में किसान युवा क्लब के जो है कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जो है पत्रकारों से बात की और इस दौरान पत्रकारों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा की जब कार्रवाई होगी तो उसमें वो कृषि यंत्रों पर जीएसटी समाप्त किए जाने की मांग उठाएंगे। वहीं उन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भाजपा को समर्थन नहीं करेगी, लेकिन पार्टी की कोर कमेटी और जो है वो निर्णय लेगी कि समर्थन किसे करना है। इसके अलावा उन्होंने जो है किसान नेता डल्लेवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पर सारा जो है मामला ना डाला जाए, केंद्र सरकार को भी वार्ता के लिए कहें। वहीं हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री से राजस्थान को मिलने वाले पानी को लेकर जो बात हुई है, समय पर उचित मात्रा में पानी देने को लेकर भी सहमति बनी है। ये जो है एक सकारात्मक पहल है। इसके बाद अगली खबर आती है मौसम की। जी हां, मौसम लगातार उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो अलग करवट ले रहा है। जहां एक और कोहरा छाया है, वहीं शीतलहर का प्रकोप जारी है। इसके अलावा एनसीआर और हरियाणा राजस्थान में जो है कई जिलों में बारिश और बूंदाबांदी हुई है। घने कोहरे की वजह से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 133 ट्रेनें जो हैं वो लेट हुई हैं। वहीं कश्मीर में जो तापमान है वो -10 डिग्री चला गया है। मध्य प्रदेश में 12 जो पारा है वो 2.8 डिग्री पहुंचा है। इसके अलावा हरियाणा के जो है कई जिलों में और राजस्थान के 15 जिलों में बारिश की संभावनाएं बताई जो है वो हो रही है। हरियाणा के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि के भी आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही जो है देश के 16 राज्य ऐसे हैं जिनमें लगातार घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं दिल्ली के आसपास के एनसीआर के जो इलाके हैं उनमें भी जो विजिबिलिटी है वो 0 रिकॉर्ड की जा रही है। इसकी वजह से 45 ट्रेनें लेट हुई हैं। यूपी के ही कई जिलों की विजिबिलिटी 100 मीटर तक घट गई है। कानपुर स्टेशन पर 88 ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाई। दिल्ली और यूपी कुल मिलाकर 133 ट्रेनें लेट हुई हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जहां बर्फबारी हो रही है, वहीं इसकी वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के शहडोल में तापमान 2.8 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। वहीं हरियाणा के 6 जिलों में जैसे मैंने आपको कि बारिश हो रही है और 11 जिलों में मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया है। कई क्षेत्रों में ओले गिरने के भी आसार हैं। वहीं अधिकतर जगहों पर शीतलहर चल रही है। फिलहाल रेवाड़ी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, नारनौल इनमें जो है तेज बारिश है। वहीं झज्जर में हल्की बूंदाबांदी चल रही है। इसके साथ ही राजस्थान के जयपुर, अजमेर सहित 15 जिलों में जो है शनिवार सुबह से ही बारिश हो रही है। यहां आपको बता दें कि 5 जिले ऐसे हैं जिनमें ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि राजस्थान में तापमान अभी और गिरेगा। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में -10 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल के तामो में तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ये जो आज का जो घटनाक्रम रहा, विभिन्न खबरें रही, ये आपके भी समक्ष पेश हैं। कल नई खबरों के साथ, कल के नए घटनाक्रम के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए दिन भर में इतना ही। धन्यवाद।